लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब है और तमाम पार्टियां, सत्तारूढ़ी दल और विपक्षी दल दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दोनों ही लोगों के दिल जीतने में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के एक नेता मौजूद हैं। बंगाल में भी भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे बंगाल में भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है और क्या कुछ है, लोगों को जीतने में कितना सफल खुद को देख रही है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अपना परिचय दे दीजिए। सुरेंद्र वर्मा, मैं मध्य हावड़ा मंडल 3 का पूर्व अध्यक्ष हूँ। किस तरह से भाजपा तैयारी कर रही है, क्योंकि मोदी जी का गारंटी है कि बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखे हैं, तो लग रहा है कि जीत पाएंगे? देखिए, मोदी जी की तो बात तो अलग ही है। उनके सेनापति जो हमारे सर्वोच्च नेता अमित शाह जी ने आज से 1 साल पहले ही दे दिया था कि 35 सीट हम लोग लेंगे ही लेंगे। उसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट भाजपा ने दिया है, प्रधानमंत्री जी खुद उनको फोन करके खासकर महिलाओं को बात कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में माँ माटी मानुस की सरकार है। ना यहाँ माँ की इज्जत है, ना माटी की इज्जत है। उसकी अपेक्षा में मोदी जी सभी महिलाओं से बात कर रहे हैं, जो संदेश खाली का मुद्दा हो, कृष्णा नगर का मुद्दा हो, कैंडिडेटों से बात करके यहाँ की महिलाएं जो उपेक्षित है, जिन्हें किसी तरह की व्यवस्था नहीं मिली है और ईडी द्वारा जब्त किए गए 3,000 करोड़ रुपए को भी वो बोल रहे हैं कि बंगाल में ही वो देंगे, जो यहाँ के वंचित शोषित महिलाएं हैं उनके ऊपर। तो हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि इस बार 30 सीट, जो 35 सीट हमारा टारगेट है, वो हम लोग कंफर्म करेंगे और 400 का जो टारगेट अपने को मोदी जी ने हम लोगों को जो दिया है भारतवर्ष को, इस बार भारत की जनता उनको थाली में सजा के देने वाली है 400 सीट। बिल्कुल, आपने बात की कि जो भी पैसे आएंगे वो बंगाल में ही रहेंगे, तो टीएमसी के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का सिर्फ एक जुमलेबाजी है। वो जब भी आते हैं बंगाल में, विधानसभा में भी यही देखने को मिला, वो चुनाव के बाद यहाँ पे दिखते नहीं है। देखिए, ये तो मीडिया हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं कि भाजपा के कर्मी कितने रास्ते पे उतरते हैं। मीडिया हर समय कवरेज करती है। आप सरकार की बात करते हैं, सरकार को जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग होती है उसको पूरा वो खर्च नहीं कर पाते हैं। किस कारण से? कि लूटपाट के चक्कर में, हिसाब किताब सजोने के चक्कर में उस फंड को खर्च नहीं कर पाते और सरकार को रिटर्न भेजना पड़ता है ऑडिट के समय पे। तो बंगाल की सरकार की ये स्थिति है। केंद्र सरकार ऑलवेज यहाँ पे एक एक डेवलपमेंट का कार्य, अभी देखिए कुछ दिनों पहले 15 मार्च को मेट्रो सार्वजनिक हो गया। आज हम लोग 7 मिनट में पहुंच रहे हैं धर्मतल्ला। ये ऐतिहासिक बात है। जहां 1.5 घंटा 45 मिनट लगता था, आज हम लोग पहुंच रहे हैं। डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वंदे भारत ट्रेनें मिल रही हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटलों की परिकल्पना यहाँ चल रही है। एयरपोर्ट, आज हम लोग जानते थे, हम लोगों के यहाँ नेताजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अभी अंडाल में बन गया है, इधर पुरी में बनने, दीघा में बनने जा रहा है। तो डेवलपमेंट चला जा रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए ममता सरकार को नहीं बोलना होगा, और मोदी जी तो इसी पे चल ही रहे हैं। पूरा विश्व उनको मान रहा है कि भाई ये नेता विकसित देश के नेता हैं। अच्छा, रेखा पात्रा जो कैंडिडेट है बशीरहाट से, उनकी खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट भाजपा ने उतारा है जिन्हें राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो किस तरह से खुद काम करेंगे, अपने लोगों के बीच कैसे वो काम करेंगे, कौन उन्हें गाइड करेगा, इन तमाम चीजों को लेकर विपक्षी दल जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, उस पे तो मोदी जी का आशीर्वाद खुद है। कैंडिडेट बनने के बाद दूसरे दिन ही उन्होंने फोन करके उनसे बातचीत की और उनको कार्यशैली को बतलाया कि कैसे पब्लिक के बीच में आपको जाना है। और भाजपा की तो ये पहचान रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। भाजपा ऑलवेज उन्हीं लोगों को लेके आती है जो समाज के कार्य को कर पाए। और संदेश खाली जैसा मुद्दा जो बना बंगाल के लिए, जो सार्वजनिक मतलब जो घटना जिस इधर से विभत्स थी, उसके अनुसार तो रेखा पात्रा को जो बसीरहाट का टिकट दिया गया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है मोदी जी का। हम लोग उनको नमन करते हैं कि एक ऐसा लीडर है जो आम जनों में से लीडर को ला रहे हैं और नेता बना रहे हैं। तो वो उन लोगों के मर्म को समझ सकती है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे नेता जाते तो समझना पड़ता, वो तो उस दर्द से उभरी हैं, उनको मालूम है कि यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, उनको समझाना नहीं पड़ेगा। विपक्षी दल के नेता एक और आरोप लगा रहे हैं रेखा पात्रा को लेकर कि ये तो भाजपा कहीं ना कहीं उनको यूज कर रही है,
क्योंकि वो खुद एक पीड़िता है और उन्हें इस तरह से पब्लिक के बीच में लाकर उनके दर्द को और ज़्यादा इस तरह से बढ़ा रहे हैं भाजपा, जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि लोगों का सेंटिमेंट जीत सके और कहीं न कहीं लोग उनसे जुड़ सके और भाजपा कहीं न कहीं ज़्यादा सीटें जीतने में हासिल हो और जो संदेश खाली मुद्दा है वो भी बरकरार रहे, लोगों के बीच में उसकी चर्चा होती रहे, इसलिए रेखा पात्रा को यूज़ कर रही है भाजपा। राजनीति का दूसरा नाम ही होता है कि मुद्दे को लेके चलना और मुद्दे के ऊपर राजनीति करना, लेकिन भाजपा ऐसा करती नहीं है। आम जनता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, हम लोग किस लिए बनाते हैं कि हमारे इलाके का जो पूरा एमपी कंस्टिट्यूएंसी होता है उसका डेवलपमेंट हो, वहां के लोगों के बारे में, वहां लोकल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जाने। तो उससे बेटर कैंडिडेट क्या हो सकता है जो उस परिस्थिति को पूरा समझ के आज कैंडिडेट बनेगा। कोई बाहरी कैंडिडेट जाता है उसको समझना पड़ेगा। रेखा पात्रा वहां की घटना के लिए, सीमांचल जो स्थित है, बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है, वहां गोरू तस्करी होती है, कोयला तस्करी होती है, इनलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान आके रह रहे हैं। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाओं से वो अवगत हैं, उनको क्या करना है, कैसे लड़ना है, वो उस चीज को, परिस्थिति को पूरी समझ रही है, जिसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो बसीरहाट के लिए एकदम सटीक जो कैंडिडेट होना चाहिए था वो रेखा पात्रा है, और मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूं कि 200% वो जीत रही है वहां पे। विपक्षी दल कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मार्जिन से हारने वाली सीट बशीरहाट सीट ही होगी। ये तो देखिए सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, ये तो 4 जून को पता चलेगा, और मैं आशा करूंगा कि फिर आप आके हमसे बात करेंगी 4 जून के बाद। मैंने आपको बतला दिया ना कि 200% सीट आश्वस्त है हम लोग कि वो सीट निकलेगी, और वही नहीं, सीमांचल की जितनी सीटें हैं वो भाजपा जीतेगी। 35 सीट लेना है, मतलब समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग सारे सीट जीत रहे हैं, बस टीएमसी अपना प्रोपेगेंडा फैलाए, भ्रष्टाचार करे, लूट के पैसे को गिनना शुरू करे, बस यही काम करते रहे। हावड़ा में क्या लग रहा है, रथिन चक्रवर्ती भाजपा के कैंडिडेट हैं, लोगों के दिल जीतने में कितना कामयाब नजर आ रहे हैं? देखिए हावड़ा में हम लोगों के लिए खुशी की ये बात है कि हम लोग अपने घर के लड़के को पाए हैं। आज भोलानाथ चक्रवर्ती जो उनके पिताश्री हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थे, आज वो भी बहुत बड़े डॉक्टर है होम्योपैथी में, उनका एक अलग अपना पहचान है। हर घर में उनकी पहचान है, क्योंकि वो पूर्व मेयर रह चुके हैं। मेयर रहते हुए ने भी अच्छे कार्य किए हैं, लोगों के बीच उनका वर्चस्व रहा है। और एक अच्छे डॉक्टर, एक बंगाली चेहरा, एक भद्र बंगाली का जो हम लोग परिकल्पना करते हैं हावड़ा के लिए, जो कि 600 वर्ष पुराना शहर है, कलकत्ता से भी पुराना है, तो इसके लिए सटीक कैंडिडेट है। उनके अगेंस्ट में प्रसून बनर्जी हैं, 3 बार के एमपी रह चुके हैं। क्या डेवलपमेंट हुआ है आप पूछिए उनसे जाके। एक सदर अस्पताल है, उसका भी डेवलपमेंट नहीं है। आज भी जाके देखेंगे तो मेडिसिन वार्ड हो चाहे महिला वार्ड हो, बद से बदतर स्थिति में है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक कॉलेज नया नहीं बना, हॉस्पिटल की व्यवस्था वो करते हैं, एक मैदान भी रहता है तो उसको कब्जा कर लिया जाता है जातिगत विशेष अधिकारों के द्वारा। तो आज हावड़ा की जो जनता है उसको मिला क्या है, क्या खोया है, उसकी तो लिस्ट पूरी है, लेकिन मिला क्या है एमपी के द्वारा? पूरे उन्होंने सेशन में 38 क्वेश्चन, जहां तक मेरा ख्याल है, वो उठाए हैं पूरे अपने कार्यकाल में। वो एक एमपी अपने कंस्टिट्यूएंसी का, अपने पार्लियामेंट एरिया का, वो अपने व्याख्यान नहीं रख पा रहा है कि मेरा एरिया कहां से कहां तक है, तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और पब्लिक के उन्हें भरपूर मौका दिया है, और इस बार पब्लिक भूल नहीं करने वाली है। बंगाल की जनता, हावड़ा की जनता सजग है, और रथिन चक्रवर्ती को अपने दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगी, और यहाँ पे हम लोग अच्छी मार्जिन से ये सीट निकालेंगे। रथिन चक्रवर्ती अगर जीतते हैं तो क्या कुछ विकास, क्या कुछ बदलेगा हावड़ा में? देखिए जैसा हम लोगों का उनके साथ बैठक हुआ है, हावड़ा में पहला तो अपना जो मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी लेटेस्ट है, ये अपना धूलागढ़ तक जाएगा। सातरागाछी से होते हुए धूलागढ़ तक जाना है। नए मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने हैं, कॉलेजों की व्यवस्था दुरुस्त होगी, और कुछ ओवरब्रिज का परिकल्पना लेके जो उनको मेयर रहते उन्होंने जो प्लान बनाया था, जो पास नहीं हो पाया टीएमसी गवर्नमेंट में, उसको लेके वो चल रहे हैं, और बड़े आश्वस्त है। हम लोग का जो घोषणा पत्र है उसमें भी ये सारा डिटेल आने वाला है, जिससे हम लोग एकदम व्यवस्थित है कि हावड़ा को जो रुतबा मिलना चाहिए, 600 वर्ष पुराना जो ये शहर है, उसका मान मर्यादा वापस लौटेगा। 2024 से इसकी नई शुरुआत होगी। हावड़ा को लोग हावड़ा के नाम से, जो हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, डेवलपमेंट के नाम से आगे इन 4 सालों में जानेंगे, 5 सालों में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आप सुन रहे थे, इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है, और हावड़ा में किस तरह से विकास होगा अगर भाजपा जीतती है, तो उसको लेकर भी इन्होंने बातचीत की है। आप देख रहे थे प्रवाह साक्षी न्यूज बंगाल से, मेरा नाम रिमझिम है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।